हेलो एवरीवन। क्लास 10th का थर्ड चैप्टर हम ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में स्टार्ट कर चुके हैं। ये सेकंड वीडियो है और इस वीडियो में हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। लास्ट वीडियो में हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज की थी। इस वीडियो में हम केमिकल प्रॉपर्टीज से शुरू करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स इन द फॉलोइंग सेक्शन, जो यहाँ पे दिए गए हैं। और इसके लिए हमें कुछ सैंपल्स चाहिएंगे मेटल के। कौन कौन से मेटल के सैंपल चाहिएंगे? एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। ठीक है, जब हमारे पास ये सैंपल्स आ गए हैं तो आगे हम देखते हैं व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल बर्न इन एयर। जब मेटल्स को एयर में बर्न किया जाता है, जलाया जाता है, हाँ जी, तो क्या होता है? तो यहाँ पे हम देखेंगे यू हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8 दैट मैग्नीशियम बर्न्स इन द एयर विद अ डेजलिंग वाइट फ्लेम। तो एक्टिविटी देख लेते हैं हम 3.8, जो कि हम अभी ये वाली वो एक्टिविटी है जी, यहाँ देखेंगे। तो इसमें इस एक्टिविटी में मैग्नीशियम जो कि एक मेटल है उसके रिबन को उसका रिबन लिया गया है ऐसे, और सल्फर का पाउडर लिया गया है। ठीक है, सल्फर का पाउडर लिया गया है। ओके, सल्फर का पाउडर लिया गया है। तो इसको हमने जब बर्न किया मैग्नीशियम रिबन को, तो उसके बाद इसकी जो एशेस इकट्ठी हुई यानी राख जो इकट्ठी हुई, उस राख को जो है अगर हमने पानी के अंदर डिजोल्व किया, पानी के अंदर हमने डिजोल्व किया, तो हमने देखा, पानी के अंदर डिजोल्व किया तो हमने देखा कि हाँ, तो पानी के अंदर हमने जब मैग्नीशियम रिबन को जलाने के बाद उसकी राख को डिजोल्व करके देखा था, तो हम देख पाए थे कि ये अगर पानी है, लिटमस पेपर से हमने टेस्ट किया। तो एज वी ऑल नो लिटमस पेपर जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है रेड और एक होता है ब्लू। ठीक है, तो रेड जो लिटमस पेपर है वो ब्लू हो जाएगा जब बेस में उसको डिप किया जाएगा, और जो ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड हो जाएगा जब उसको एसिड में डिप किया जाएगा। तो जब हमने मैग्नीशियम के जो बर्न्ट ऐश थी यानी जो राख थी उसको पानी में डिजोल्व करके, पानी के अंदर डिजोल्व करने के बाद जब उसको लिटमस पेपर टेस्ट किया, तो हमने देखा कि जो जो रेड कलर का जो लिटमस पेपर था वो चेंज हो जाता है ब्लू में। ठीक है, इसका मतलब कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो काम करते हैं कैसे? मेटल के ऑक्साइड जस्ट लाइक अ बेस। ठीक है, जस्ट लाइक अ बेस, बेस के तरीके से। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो ये बोल रहा है बर्न द मैग्नीशियम रिबन, collect the ashes formed in and dissolve them in water, test the resultant solution with both red and blue litmus paper, हमने करके देख लिया। and then उसके बाद it is the product formed on burning magnesium acidic होगा कि basic होगा। तो ये भी हमने देख लिया कि मेटल, जितने भी मेटल हैं उनको अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो होता है मेटल के ऑक्साइड। ठीक है, मेटल के ऑक्साइड, वो मेटल के ऑक्साइड किस तरीके से काम करते हैं? जैसे कि बेस होता है, तो ये यानी ये बेसिक होते हैं। लिटमस पेपर टेस्ट करेंगे तो ये रेड लिटमस पेपर जो है उसको चेंज कर देंगे ब्लू में। ठीक है, तो दे विल एक्ट एज बेस। तो यहाँ पे ये आंसर हमें मिल जाता है कि जो प्रोडक्ट है जो फॉर्म हुआ है वो मैग्नीशियम के जलाने से वो हमारा बेसिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे कि नाउ बर्न सल्फर पाउडर। अब हमने कौन सा सल्फर क्या है सबसे पहले तो ये देखेंगे। तो सल्फर इज अ नॉन मेटल। ठीक है, सल्फर क्या है? सल्फर एक नॉन मेटल है। और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होंगे ना, नॉन मेटल ऑक्साइड, वो सेम कैसे काम करेंगे? एसिडिक होते हैं ये। ठीक है, तो ये एसिडिक होते हैं तो मतलब जो रेड, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको चेंज कर देंगे रेड में। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम कि इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग। ठीक है, ये हम कर चुके हैं। नाउ बर्न सल्फर पाउडर, प्लेस अ टेस्ट ट्यूब। कैसे सल्फर पाउडर को? तो एक टेस्ट ट्यूब जो है, जब हम सल्फर पाउडर को बर्न करते हैं तो जैसे ये सल्फर पाउडर है तो एक टेस्ट ट्यूब को ऐसे उसके ऊपर प्लेस करेंगे ताकि जो फ्यूम्स है ये इसमें चले जाएं। ठीक है, एंड
ओवर द बर्निंग सल्फर टू कलेक्ट द फ्यूम्स, यानी जो वो फ्यूम्स हैं वो इसमें चले जाएं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ऐड सम वाटर टू द अबो टेस्ट ट्यूब। अब उस टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कुछ पानी, ये टेस्ट ट्यूब के अंदर हम कुछ पानी मिला देंगे एंड शेक, और उसको हिलाएंगे। ठीक है, टेस्ट दिस सोल्यूशन अगेन, यहाँ पे हम फिर से लिटमस टेस्ट करेंगे, यानी दोनों लिटमस पेपर लेंगे हम, ब्लू और रेड, और हम क्या करेंगे कि जब हम ब्लू लिटमस को इसमें डिप करके देखेंगे तो ये ब्लू लिटमस जो है ये रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लू लिटमस विल टर्न इनटू रेड, ऐसे। ठीक है, तो इससे हमें पता लगेगा कि ये जो सोल्यूशन है ये कैसा है, ये एसिडिक सोल्यूशन है। ठीक है, एसिडिक। तो यहां से हमें पता लगा कि नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं दे एक्ट एज एसिड। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं, इज द प्रोडक्ट फॉर्म्ड ऑन बर्निंग सल्फर एसिडिक और बेसिक। तो हमने पता कर लिया है कि ये एसिडिक होता है। कैन यू राइट इक्वेशंस फॉर दीज रिएक्शंस, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है जी, आगे देखते हैं, मोस्ट नॉन मेटल्स प्रोड्यूस एसिडिक ऑक्साइड्स। ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं और व्हेन डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, ऑन द अदर हैंड जो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं, मेटल गिव राइज टू बेसिक ऑक्साइड, तो वो बेसिक होते हैं। यू विल बी लर्निंग मोर अबाउट दीज मेटल ऑक्साइड्स इन द नेक्स्ट सेक्शन। तो चलिए फिर आगे देखते हैं। तो यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस देख लेते हैं। गिवन एग्जांपल ऑफ अ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ऑलरेडी बात करके आए हैं हम, वो मरकरी होता है। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड है, कैन बी इजीली कट विद द नाइफ, बिल्कुल जो हमारे लिथियम सोडियम पोटेशियम है उनको आराम से चाकू से काटा जा सकता है। इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बिल्कुल बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट हमारा कौन सा है, सिल्वर। ठीक है, देन उसके बाद इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो वो मरकरी और लेड है हमारा। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल, ये भी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो जी हम लोगों ने देखा था कि कुछ सैंपल्स लिए हमने किस किस के, एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम के। ठीक है, और उसके बाद हमने देखा था कि हमने यहाँ पे इनको जलाया था। तो मैग्नीशियम को जब हमने बर्न किया था, तो देखिए किसी भी चीज के कंबस्शन के लिए एयर की जरूरत होती है, यानी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो वो डेजलिंग व्हाइट कलर की फ्लेम में जला था। जब रिबन जो था ना मैग्नीशियम को, जब उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने जलाया था, तो कैसी व्हाइट डेजलिंग फ्लेम में, फ्लेम जो है वो दिखी थी। डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर, लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। तो एक्टिविटी देख लेते हैं 3.9। ये बोलता है सबसे पहले तो आपको सावधानी बरतनी होगी क्वेश्चन की, फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, टीचर की असिस्टेंस में ही कीजिए। ठीक है, इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर आई प्रोटेक्शन, आंखों में कुछ चश्मा लगा लीजिए क्योंकि हो सकता है कि कुछ टॉक्सिक फ्यूम्स निकलें। तो आगे है, होल्ड एनी ऑफ द सैंपल्स टेकन अबो विद अ पेयर ऑफ टोंग, चिमटे का इस्तेमाल करना है टोंग का, एंड ट्राई बर्निंग ओवर अ फ्लेम, और जलाने की कोशिश कीजिए। रिपीट विद द अदर मेटल्स सैंपल, जितने भी हमने एल्यूमिनियम वगैरह जो भी मेटल्स लिए थे उन सब के साथ ये एक्टिविटी आपको दोहरानी है। कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म्ड, जो भी अगर ऐश वगैरह मिलती है, राख वगैरह मिलती है, तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप कलेक्ट कर लेंगे। लेट द प्रोडक्ट्स एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन, अब उनको ठंडा होने दीजिए। ठीक है, विच मेटल बर्न इजीली, तो कौन सा मेटल जो है वो इजीली बर्न किया, ये हमें दिखाएगा कि कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीजन के साथ। व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न, ये भी मैटर करता है। जैसे हमने मैग्नीशियम के रिबन को जब जलाया था तो कैसा देखा था, व्हाइट कलर का फ्लेम, तो ऐसा ही आपको बताना है कि कौन से कलर का फ्लेम निकलता है। हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग, बर्निंग के बाद उनका जो मेटल का सरफेस है वो कैसा दिखेगा। अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, तो कौन से ने जल्दी जो है आग पकड़ी, यानी कौन सा ज्यादा रिएक्टिव हुआ ऑक्सीजन, ऐसे हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। आर द प्रोडक्ट्स सोल्यूबल इन वाटर, ये भी हमने देखा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स। जी जितने भी हमारे मेटल्स हैं ऑलमोस्ट सभी के सभी, हालांकि डिफर करता है कि कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है ऑक्सीजन के साथ या कौन सा कम है। जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और हमारे जो नोबल मेटल्स होते हैं जैसे गोल्ड है, प्लेटिनम है, ये सब जो मेटल्स होते हैं ये लेस रिएक्टिव होते हैं। तो जितने भी तकरीबन जितने भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना देंगे, मेटल के ऑक्साइड बना देंगे। और मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं, ये होते हैं बेसिक, जो हम ऑलरेडी बात करके आए हैं। ठीक है जी, आगे देखिए, फॉर एग्जाम्पल जब कॉपर को हीट किया जाता है एयर में, ठीक है,
इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर ऑक्साइड, अ ब्लैक कलर का ऑक्साइड। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, ये कॉपर है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसको बर्न किया है तो हमारा कॉपर ऑक्साइड आ गया है। सिमिलरली इसी हिसाब से, इसी तरीके से एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम है, इसको जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम लोग बर्न करते हैं तो क्या मिलेगा हमें, हमें मिलेगा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2, क्या रिकॉल करने के लिए बोल रहा है, हाउ कॉपर ऑक्साइड, कॉपर प्लस ऑक्सीजन कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद HCl। जी देखिए, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं कि मेटल का ऑक्साइड, और यहाँ पे मेटल कौन सा है, कॉपर, तो मेटल का ऑक्साइड यानी जो कॉपर है उसका ऑक्साइड यहाँ लिया गया है, और उसको अगर एसिड यहाँ पे लिया गया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसके साथ जब रिएक्ट करवाते हैं तो मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, बेस होता है, और ये आपका एसिड है, तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हो जाएगी यहाँ पे। तो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस देख लो। सबसे पहले तो क्या होता है न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में, कि एक एसिड और बेस दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, बनेगा सॉल्ट प्लस वाटर, प्लस वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉपर के ऑक्साइड को जब, कॉपर का ऑक्साइड जो कि बेसिक होता है, HCl एसिड होता है, इनको जब रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर। तो वी हैव लर्न दैट मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं, बट सम मेटल ऑक्साइड जैसे कि, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन दिया गया है क्या, कि एल्यूमिनियम के ऑक्साइड और जिंक के ऑक्साइड ये सिर्फ बेसिक ही नहीं होते हैं, ये एसिडिक भी होते हैं। तो दोनों ही नेचर शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। तो ऐसे ऐसे ऑक्साइड्स को, ऐसे मेटल के ऑक्साइड्स को जो कि एसिडिक और बेसिक दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स शो करें, उनको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बन जाएगा आपका, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन से होते हैं और उनका एग्जाम्पल बताइए। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज ऑक्साइड्स which show both the acidic as well as basic behavior। ठीक है, such metal oxides which react with both acid as well as bases to produce salt and water, इनको हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक रिएक्शन करके बताई है इन्होंने कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो कि क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, यानी कि अगर आप एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो भी सॉल्ट वाटर बनेगा, और अगर बेस के साथ करवाएंगे रिएक्शन तो भी सॉल्ट और वाटर। तो देख लीजिए यहाँ पे ये है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और इसको रिएक्ट करवाया गया है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एसिड के साथ रिएक्ट करवाया है तो क्या बन गया, साल्ट बन गया और वाटर बन गया। ठीक है, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसको किसके साथ रिएक्ट करवाया गया है, तो ये है हमारा बेस NaOH, OH यानी हाइड्रोक्साइड, OH जो एक्वस सोल्यूशन में OH आयन जो है वो लिबरेट आउट करते हैं, तो ये इसको भी जब रिएक्ट करवाया गया है तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे तो HCl एसिड के साथ रिएक्ट करने के लिए ये बेस चाहिए तभी सॉल्ट और वाटर बनेगा, तो यहाँ पे तो ये किसकी तरह, बेस की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पे ये एसिड की तरह काम कर रहा है। ठीक है, तो दोनों ही नेचर शो करते हैं, एसिडिक भी और बेसिक भी। तो ऐसे ऑक्साइड्स को क्या बोलेंगे, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। मोस्ट मेटल के ऑक्साइड्स आर इनसोल्यूबल इन वाटर। जी हाँ, ये हम पहले भी कर चुके हैं कि मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं ना, कैसे होते हैं, वो बेसिक होते हैं, और बेस होते हैं, और अगर पानी में सोल्यूबल हैं, अगर वाटर के अंदर सोल्यूबल हैं, तो ये कैसे क्या कहलाएंगे, ये अल्कली कहलाएंगे। अल्कली जो हम पढ़ते हैं ना, अल्कली मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मोस्ट metal oxides are insoluble in water but some of these dissolve in water to form alkalis। ठीक है, समझ आ गया। सोडियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, ये क्या करेंगे, ये ऑक्साइड है, बेस की तरह काम करेंगे और डिजोल्व हो जाएंगे किसमें, पानी में। ठीक है, तो इसीलिए उनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के साथ दिखाया गया है कि Na2O यानी कि सोडियम ऑक्साइड, और ये है वाटर, और क्या बना देगा हमारा, ये वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये पोटेशियम ऑक्साइड भी वाटर के अंदर सोल्यूबल हो जाएगा, तो ये है, इसीलिए ये अर्थ मेटल्स कहे जाते हैं। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.9 दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट द सेम रेट। जी, हमने देखा ना कि जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, ये विग्रसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, लेकिन जैसे जैसे हम रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे जाते हैं तो वहाँ पे गोल्ड या प्लेटिनम जो नोबल जो एटम्स हैं वो मिलते हैं, यानी वो ऑक्सीजन के साथ
लेस रिएक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। मेटल्स जैसे कि पोटेशियम, सोडियम रिएक्ट सो विग्रसली, इतना भयंकर खतरनाक तरीके से रिएक्ट करते हैं दैट दे कैच फायर इफ केप्ट इन द ओपन। अगर आप उनको खुले में रख दोगे ना तो वो क्या करेंगे, जलना शुरू कर देंगे। क्यों जलना शुरू कर देंगे? क्योंकि एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन है उसके साथ वो विग्रसली रिएक्ट कर लेंगे। ठीक है, इसीलिए हेंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स, एक्सीडेंटल फायर्स ना हो इसीलिए उनको इमर्स्ड करके यानी डुबा के रखा जाता है। किसमें? केरोसिन ऑयल में। ठीक है, उसके बाद एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर यानी रूम टेम्परेचर पे द सर्फेसिस ऑफ मेटल सच एज मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड, इन सब को कवर किया जाता है। किससे? एक थिन लेयर चढ़ाई जाती है। जैसे कि मान लो, जैसे कि एक सेकेंड, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिया है मैग्नीशियम, उसके ऊपर एक थिन लेयर चढ़ाई जाएगी। थिन लेयर किसकी चढ़ाई जाएगी? ऑक्साइड की। क्यों चढ़ाई जाएगी? ताकि आगे फर्दर यानी ऑक्सीजन करवा के ऑक्साइड की लेयर चढ़ाएंगे ताकि आगे जो सिर्फ ऊपर ऊपर रहे वो ऑक्साइड की लेयर, जिससे जो आगे जो अंदर जो मेटल है वो बच जाए और उसका ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, ओके, सो आर कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड. The protective oxide layer prevents the metal from further oxidation. Iron does not burn on heating, but iron fillings burn vigorously when sprinkled, जब उनको छिड़का जाता है, sprinkled in the flame of the burner. तो क्या बोला है कि पूरा आयरन है ना उसको, वो आग को नहीं पकड़ता है, लेकिन अगर उसके छोटे छोटे टुकड़ों को अगर फ्लेम के ऊपर, जैसे ये मोमबत्ती है, ठीक है, उसके ऊपर अगर छिड़केंगे तो वो विग्रसली चलना शुरू कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसका जो सरफेस एरिया है वो इग्निशन टेम्परेचर मिल जाता है और इग्निशन टेम्परेचर का जो एरिया है, सरफेस एरिया, वो ज़्यादा हो जाता है, इसी वजह से वो जलना शुरू कर देते हैं विग्रसली। ठीक है जी, मूविंग ऑन टू देखते हैं हम आगे क्या है कि कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल coated with a black colored layer, hot metal is coated with a black colored layer of copper oxide. ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि कॉपर जो है वो जलेगा नहीं, लेकिन कैसा हो जाएगा? वो काला हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बना लेगा। सिल्वर और गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। जी मैंने अभी बताया ना नोबल मेटल्स, तो नोबल मेटल्स कौन से होते हैं? जो लेस रिएक्टिव होते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे लोकेटेड होते हैं नोबल मेटल, जिसमें आपका कौन सा आ गया? सिल्वर, चांदी और सोना। ठीक है, ये कैसे मेटल्स होते हैं? नोबल मेटल्स होते हैं। नोबल मेटल्स होने का मतलब है कि ये लेस रिएक्टिव होते हैं और ऑक्सीजन के साथ ये इतना इजीली जो है क्या नहीं करते हैं? रिएक्ट नहीं करते। इवन एट हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर दोगे तो भी वो इतना इजीली रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है जी, आगे हम बढ़ते हैं। तो एक प्रोसेस दी गई है, वो प्रोसेस का नाम है एनोडाइजिंग। तो व्हाट इज एनोडाइजिंग? एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। जी एल्यूमिनियम अभी बताया ना हमने, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के ऊपर ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ाई जाती है ताकि फर्दर ऑक्सीडेशन यानी कि जो ऑक्साइड की लेयर है उसके आगे ऑक्सीडेशन ना हो। ठीक है, तो एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। बिल्कुल थिन जो ऑक्साइड की लेयर होती है वो डिपोजिट हो जाती है उस पे। द एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरिजन, और इससे फर्दर कोरिजन होने से बच जाता है। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। और अगर बिल्कुल ही उसको ढीठ बनाना है कि ऑक्सीजन के साथ बिल्कुल ही रिएक्शन ना करे, तो आप क्या करेंगे? आप करेंगे कि ऑक्साइड की जो लेयर है उसको और मोटा कर देंगे, थिक कर देंगे। ठीक है, ड्यूरिंग एनोडाइजिंग प्रोसेस में क्या होता है कि एक क्लीन एल्यूमिनियम का आर्टिकल लेंगे और उसको एनोड बना देंगे। ठीक है, एनोड बना देंगे। एनोड जो रोड होती है वो कैसी होती है? वो पॉजिटिवली चार्ज होती है। ठीक है, एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड और इलेक्ट्रोलाइज विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे एनोड रोड बना दी है। यहाँ पे उसको रोड किसको बनाया गया है? एल्यूमिनियम की क्लीन आर्टिकल को। और यहाँ पे हमने सोल्यूशन कौन सा ले लिया है? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, डाइल्यूट लिया है ये। और जब इसमें से क्या गुजारी जाएगी? इसमें से जब इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाएगी यहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी गुजारी जाएगी, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे ऑक्सीजन लिबरेट आउट होगी। ठीक है, ऑक्सीजन गैस इवोल्व एट एनोड, और ये जो ऑक्सीजन गैस है ये इस एनोड के साथ रिएक्ट करेगी। ठीक है, ये जो एल्यूमिनियम है इसके साथ रिएक्ट करेगी और थिक डिपोजिशन हो जाएगा प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर का इस आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, और दूसरी अच्छी बात क्या है कि ये जो ऑक्साइड लेयर बनेगी ना,
ये ऑक्साइड लेयर जो है कोई भी कलर आराम से पकड़ सकती है, यानी डाई हो सकती है, और इसीलिए एल्यूमिनियम के जो आर्टिकल्स होंगे उनको एक प्यारा सा अट्रैक्टिव लुक मिल जाएगा। आप ग्रीन कलर, ब्रॉन्ज कलर, कोई सा भी कलर उसके ऊपर चढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी एनोडाइजिंग की प्रोसेस। आगे देखते हैं। After performing activity 3.9, you must have observed that sodium is the most reactive of the samples of metal taken here. हमने बोला था ना कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा के देखेंगे, तो हम देखेंगे कि सोडियम जो मेटल है ना, sodium metal is the most reactive of the samples of the metal taken here. The reaction of magnesium reactivity series में सोडियम से नीचे आता है, तो इसलिए magnesium is less vigorous, implying that it is not as reactive as sodium. But burning in oxygen does not help us to decide about the reactivity of zinc, iron, copper और lead. ठीक है, तो let us see some more reactions to arrive at a conclusion about the order of reactivity in these metals. तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे एक्टिविटी करके देख लेंगे। तो जी हम यहाँ एक्टिविटी करेंगे, तो व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। अभी तो हमने देखा कि एयर के साथ जब रिएक्ट करते हैं मेटल्स तो क्या होता है। अब हम देखेंगे कि वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, तो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किए तो मेटल ऑक्साइड बने। ठीक है, मेटल ऑक्साइड जो कि बेस की तरह काम करते हैं। अब हम देखते हैं कि मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट निकलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन आपको अगेन दिया गया है कि भैया आपको क्या सावधानी बरतनी है, अपने टीचर की असिस्टेंस में करेंगे सारे काम। और अगेन वो सैंपल्स जो है सेम मेटल्स के दोबारा ले, पुट स्मॉल पीसेस ऑफ द सैंपल, जो भी आपने मेटल्स लिए हैं छोटे छोटे टुकड़े उनके अलग अलग बीकर के अंदर डाल के उसको ठंडे पानी से ठंडा पानी उन बीकर के अंदर थोड़ा रख दे, यानी ठंडा पानी लिया और उसके अंदर जो छोटे छोटे पीसेस हैं अपने मेटल्स के वो रख दिए। ठीक है, आगे तो जी विच मेटल्स रिएक्टेड विद कोल्ड वाटर, तो कुछ तो ऐसे मेटल्स होंगे जो इतने रिएक्टिव होंगे कि जो है वो कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट कर जाएंगे। अरेंज देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रिएक्टिविटी विद कोल्ड वाटर। डिड एनी मेटल प्रोड्यूस फायर ऑन वाटर, फायर करेगा, फायर प्रोड्यूस करेगा, तो बिल्कुल करता है। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम, बिल्कुल फ्लोट करेगा। ठीक है, तो कैल्शियम फ्लोट करेगा। पुट द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर इन बीकर्स हाफ फिल्ड विद हॉट वाटर। अब क्या कीजिएगा, अब कीजिएगा पहले तो कोल्ड वाटर के साथ, अब क्या करेंगे, अब हॉट वाटर। तो सीधी सी बात है, हॉट वाटर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो मेटल्स जो कोल्ड वाटर में रिएक्ट नहीं कर पाए थे वो मेटल्स अब हॉट वाटर में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे कि क्या होगा। फॉर द मेटल्स दैट डिड नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, और जो हॉट वाटर के साथ भी रिएक्ट नहीं करेंगे, फिर कोशिश करेंगे अरेंज द अपैरेटस एज शोन एंड ऑब्जर्व द रिएक्शन विद स्टीम। स्टीम यानी भाप के साथ उनको रिएक्टिव करवा के देखेंगे। तो हॉट वाटर और स्टीम में क्या अंतर होता है भैया, स्टीम के अंदर जो है ना लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होती है, यानी स्टीम के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। तो इसीलिए जो मेटल्स हॉट वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे कि हो सकता है वो स्टीम के साथ रिएक्ट कर जाएं, क्योंकि स्टीम के में ज़्यादा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू हॉट वाटर। ओके, so which metals did not react even with steam, तो arrange the metals in the increasing order of the reactivity with water। तो इसी तरीके से हम एक पूरी रिएक्टिविटी सीरीज जो है वो प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पे देखिए वाटर के साथ या स्टीम के साथ एक्शन ऑफ स्टीम ऑन अ मेटल, तो देखिए कैसे अरेंज कर रखा है इसमें। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ग्लास वूल ली है सोक्ड इन वाटर, पानी को प्रोवाइड करवाने के लिए, वाटर अवेलेबिलिटी के लिए। यहाँ पे बर्नर है जो कि जो है हीट प्रोवाइड कर रहा है। यहाँ पे एक मेटल का सैंपल ले लिया है, जिस भी मेटल की रिएक्टिविटी आपको स्टीम के साथ पता करनी है उसको हम यहाँ रखेंगे। ये स्टैंड है, ये कॉर्क लगी हुई है, ये डिलीवरी ट्यूब है, और यहाँ पे ये जो पाइप है ये देखिए मेटल है ना, तो अगर ये स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो यहाँ से इस वाटर के अंदर ये क्या निकल रही है, हाइड्रोजन गैस, और ये है आपका स्टेंट। ठीक है, तो यहाँ हम देख लेते हैं हाइड्रोजन कैसे निकलेगी। तो भाई मेटल प्लस वाटर, देखिए ये रिएक्टिविटी आपको यहाँ दिखाई गई है। मेटल को जब भी हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल का ऑक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट होगी। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड को अगेन फिर से वाटर के साथ अगर रिएक्ट करवाएंगे तो मेटल हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। ठीक है, मेटल हाइड्रोक्साइड डेफिनेटली मेटल जो है इसीलिए बेस के तरीके से काम करता है। सो मेटल जैसे पोटेशियम सोडियम है वो रिएक्ट करेंगे वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। अब ये जो क्वेश्चंस उस एक्टिविटी में थे ना उनके आंसर्स यहाँ पे हैं कि पोटेशियम सोडियम के एंड Na ये ऐसे
मेटल्स हैं जो कि कोल्ड वाटर लिया था ना बीकर में और उसके अंदर हमने मेटल डाले थे, तो ये क्या करेंगे, रिएक्ट करना शुरू कर देंगे, सोडियम और पोटेशियम। द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवोल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली कैचेस फायर। तो जैसे ही हमने कोल्ड वाटर के अंदर ये मेटल्स को रखा है तो इमीडिएटली वो क्या करेंगे, आग, उनके अंदर वो आग पकड़ लेंगे और हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट आउट होगी। ठीक है, हाइड्रोजन गैस क्या करेगी, इमीडिएटली फायर पकड़ लेगी, कैच कर लेगी, आग लग जाएगी उसके अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये है आपका पोटेशियम, ठीक है, और ये है वाटर, और क्या बन गया यहाँ पे, KOH बन गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये हाइड्रोजन गैस निकली और हीट एनर्जी जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस जिन रिएक्शंस में हीट जो है वो इवोल्व होती है, बाहर निकलती है। तो आप देखेंगे कि वो बीकर जिसके अंदर के आपने पानी रखा था वो बीकर भी गर्म हो गया है। ठीक है, तो यानी कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। देन उसके बाद जो हाइड्रोजन गैस है वो आग कैच कर लेगी। ठीक है, फिर सोडियम के साथ भी ऐसा ही प्रोसेस है, सेम। देन द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। तो कैल्शियम इसका मतलब रिएक्टिविटी सीरीज में इनके बाद आता है, सोडियम, पोटेशियम एंड देन कैल्शियम आता है, तो इसलिए उसकी जो रिएक्शन रहेगी ऑक्सीजन के साथ वो थोड़ी लेस वायलेंट होगी। और हीट इवोल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, मतलब कि धीरे धीरे रिएक्शन होगी, धीरे धीरे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, एकदम नहीं निकलेगी, तो धीरे धीरे निकलेगी, तो ये आग नहीं पकड़ पाएगी। ठीक है, और आग नहीं लगेगी इसमें, इसलिए कैल्शियम जो है वो क्या करेगा, वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, क्योंकि जो बबल्स है ना, हाइड्रोजन गैस जो निकल रही है वो उस कैल्शियम के चारों तरफ बनेंगे और जिससे वो जो है मेटल फ्लोट करेगा, यानी तैरेगा उस कोल्ड वाटर के बीकर के अंदर। ठीक है, आई होप इतना समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। हमने सोडियम, पोटेशियम इसमें देखा कि ये बहुत ही वायलेंटली जो है ना रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। कैल्शियम जो है वो कम वायलेंटली रिएक्ट करता है और हाइड्रोजन गैस जो निकलती है वो बुलबुले बनाती है कैल्शियम के चारों तरफ, और इसी वजह से कैल्शियम जो है वो फ्लोट करता है। तो ये भी आपका एक आंसर मिल गया है जो हमने पीछे एक्टिविटी सीरीज में क्वेश्चन देखा था उसका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर जी। तो कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम तो और भी ज्यादा कम रिएक्टेंट होगा, इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। तो कोल्ड वाटर के साथ तो ये रिएक्ट ही नहीं करेगा, इसको रिएक्शन के लिए हॉट वाटर की जरूरत होगी। और हॉट वाटर यानी स्टीम ना, हॉट वाटर जब हम इसको देंगे तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग, बाद में ये भी फ्लोट करना शुरू कर देगा ड्यू टू द बबल्स। वो बबल्स कौन सी गैस के होंगे, हाइड्रोजन गैस के, और वो उस मेटल की सरफेस के ऊपर चिपक जाएंगे और इसी वजह से वो फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट ईदर विद कोल्ड और हॉट वाटर जी। अब थोड़े से हीट मेटल्स आ गए हैं, एल्यूमिनियम है, आयरन है, जिंक है, ये क्या करेंगे, ना तो कोल्ड बीकर, जो कोल्ड पानी का, जो कोल्ड वाटर का जो बीकर लिया था उसमें डालने से भी रिएक्शन नहीं करेंगे, हॉट वाटर के बीकर में डालने से भी रिएक्शन करेंगे नहीं करेंगे, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इनको जो है स्टीम यानी भाप देनी पड़ेगी, किसकी भाप देनी पड़ेगी, पानी की भाप देनी पड़ेगी इनको रिएक्ट करवाने के लिए। ठीक है, तो यहां पे हम देखेंगे एल्यूमिनियम, वाटर, तो ये क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। लेकिन ये वाटर जो है ना ये गैसियस फॉर्म में है, यहाँ पे लिखा है ना जी, गैसियस फॉर्म में होने का मतलब है कि ये हम किसको यूज कर रहे हैं, स्टीम को, यानी भाप को। ठीक है, ओके। ऐसे ही आयरन का देख लीजिए, आयरन और भाप साथ में क्या है, ये आपका क्या बन गया, ऑक्साइड, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल गई। मेटल सच एज, अब और भी ढीठ, इससे भी रिएक्टिविटी सीरीज में हम डाउन चलते जा रहे हैं। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग डाउन चलते जा रहे हैं। तो अब हम एल्यूमिनियम, आयरन के बाद जिंक के बाद हम देखेंगे लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ये पानी के साथ चाहे आप ठंडा ले लो, गर्म ले लो, भाप ले लो, ये बिल्कुल ही रिएक्ट नहीं करती हैं। ठीक है, इसीलिए तो ये नोबल मेटल्स हैं। ओके, तो जो किसी के साथ झगड़ा नहीं करता वो इंसान नोबल होता है। तो ये जो मेटल्स हैं ये किसी के साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते। इवन इनको अगर आप हाई टेम्परेचर दोगे ना, उकसाओगे कितना भी रिएक्ट करने के लिए, तो भी ये रिएक्ट नहीं करते, इसीलिए इनको नोबल मेटल्स कहा जाता है। आई होप इतना क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स जी। ये हम जो है रिएक्शन ऑलरेडी आई थिंक इसके बारे में बात कर चुके हैं। यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो देखो अचार का जो डब्बा होता है ना, अचार जिसके अंदर की कुछ एसिड होता है, ठीक है, विनेगर भी हो सकता है, उसके अंदर कभी भी
जो स्पून होती है ना, मेटल की स्पून नहीं रखी जाती, क्योंकि एक तो वो काली पड़ जाएगी रिएक्ट करके, और इसमें से ये एक रिएक्शन होती है जिसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। तो चलिए उस रिएक्शन को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेटल है और डाइल्यूट एसिड लिया गया है, तो क्या प्रोड्यूस हो रहा है आपका, मेटल, मेटल और डाइल्यूट एसिड, तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल रही है। बट डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर, इसमें भी ऐसे ही है। ठीक है, तो कलेक्ट ऑल द मेटल सैंपल्स एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम नहीं लेंगे, क्योंकि वो पानी के साथ ही इतना विग्रसली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो भैया मेटल के साथ तो आप सोच ही सकते हो। तो इफ द सैंपल्स आर टार्निश्ड रब देम, टार्निश मतलब अगर वो ब्लैक ब्लैक से हो गए हैं तो उनको रब करके उनको क्लीन सरफेस को पहले हम देखेंगे विद सैंड पेपर, जो खुरदरा सा सैंड पेपर आता है ना उसके साथ उनको रब करेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक सावधानी फिर आपको बरतनी है, वो क्वेश्चन कौन सा है कि डू नॉट टेक सोडियम एंड पोटेशियम एज दे रिएक्ट विग्रसली इवन विद कोल्ड वाटर, के साथ ही रिएक्ट करते हैं, तो एसिड के साथ तो भैया वो बिल्कुल क्या हो जाएगा आप सोच ही सकते हो। पुट द सैंपल सेपरेटली इन टेस्ट ट्यूब्स कंटेनिंग डाइल्यूट HCl, तो सारे जो भी सैंपल्स हमने लिए हैं ना मेटल्स के, उनको सबको अभी तक तो हम कोल्ड बीकर में, हॉट वाटर बीकर में डाल रहे थे, अभी हमको HCl डालना है। ठीक है, और HCl जो है कैसा होगा, डाइल्यूटेड होगा, डाइल्यूट HCl में हम उनको रखेंगे। तो हम देखेंगे कि भैया सस्पेंड थर्मामीटर इन द टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब के अंदर थर्मामीटर रखेंगे ये देखने के लिए कि क्या टेस्ट ट्यूब का टेम्परेचर जो है वो बढ़ गया है, तो इसका मतलब क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या नहीं है। ठीक है, सो दैट देयर बल्ब्स आर डिप्ड इन द एसिड, ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली, बबल्स किसके बनेंगे, हाइड्रोजन गैस के। ठीक है, which metals reacted vigorously with dilute HCl, with which metal did you record the highest temperature। ठीक है, अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद डाइल्यूट एसिड्स। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस ऑफ मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन विद डाइल्यूट HCl। तो क्या होगा हमारा, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवोल्ड, कब नहीं होगी इवोल्ड, व्हेन अ मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जी, HNO3 के साथ जब हम HNO3 के साथ रिएक्ट करवाएंगे ना मेटल्स को, तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट आउट नहीं होती है, अदरवाइज होती है। इट इज बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जी, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो ऑक्सीजन को अपने साथ लेके चले जाते हैं। ठीक है, तो सॉरी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो कि ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं। तो H2 जो था ना, उसको अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी तो H2 यानी वाटर मिल जाएगा, तो ऐसा ही होगा यहाँ पे। तो इट ऑक्सीडाइजेज द H2 प्रोड्यूस्ड टू वाटर। ठीक है, यानी एक ऑक्सीजन दे देंगे HNO3, ओके, एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। ओके, बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट विद वेरी डाइल्यूट HNO3, लेकिन जो मैग्नीशियम और तो मेटल जो है वो हाइड्रोजन गैस जो है वो नहीं लिबरेट आउट कर पाएंगे, क्योंकि HNO3 उनको ऑक्सीजन देके वाटर उस H2 को H2O में चेंज कर देगा, लेकिन मैग्नीशियम और मैंगनीज ये जो है ये डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करके H2 गैस इवोल्व करेंगे। तो ये भी एक आपका क्वेश्चन बन सकता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 3.11 दैट द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स वाज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम। The reaction was also the most exothermic। ठीक है, in this case the reactivity decreases in the order magnesium सबसे ज्यादा, फिर aluminium, zinc, then iron। In the case of copper, no bubbles were seen and the temperature also remained unchanged। This shows that copper does not react with dilute HCl। Okay, तो जी उसके बाद एक यहाँ पे पूछा गया आपसे क्वेश्चन कि आप जानते हैं एक्वारीजिया क्या होता है। तो हम जानते हैं कि नोबल मेटल्स में जो गोल्ड है वो रिएक्ट नहीं करता है, अगर हॉट टेम्परेचर भी दो तो भी ऑक्सीजन के साथ। तो यहाँ पे एक्वारीजिया जो एक लेटिन वर्ड है रॉयल वाटर के लिए, ठीक है, तो ये एक मिक्सचर है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl। कैसा HCl लेना है, डाइल्यूट नहीं लेना है, कमजोर एसिड नहीं लेना है, स्ट्रॉन्ग एसिड कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड HNO3, यानी कंसंट्रेटेड क्या HCl एंड कंसंट्रेटेड क्या HNO3। ठीक है, नाइट्रिक एसिड। और किस प्रोपोर्शन में लेना है, अगर इसके 3 पार्ट लेने हैं तो इसका 1 पार्ट यानी 3:1 के रेशो में लेनी है। ठीक है, अब ये जो सोल्यूशन, ये जो मिक्सचर बनेगा ना हमारा, ये इतना खतरनाक होगा कि ये गोल्ड को डिसोल्व कर देगा। ठीक है, इवन थ्रू नीदर ऑफ, हाँ, तो गोल्ड को क्या कर देगा, इट कैन डिसोल्व
गोल्ड। लेकिन अगर सेपरेटली आप HCl में गोल्ड को डालोगे, देखो क्या लिखा है, इवन दो नीदर ऑफ दीज एसिड्स, ना तो HCl और ना ही HNO3, ये अकेले अकेले जो काम नहीं कर पाएंगे, ये मिक्सचर बन के वो काम हो जाएगा। तो इसीलिए देखिए यूनिटी का एक एग्जाम्पल है कि दोनों साथ मिलेंगे तो गोल्ड को ये डिजोल्व कर देंगे। ओके, एक्वारीजिया इज अ हाईली कोरोसिव, बहुत भयंकर खतरनाक तरीके से कोरोसिव फ्यूमिंग लिक्विड, बिल्कुल भाप निकलती है इसमें से। इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट्स दैट इज एबल टू डिजोल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, जो नोबल मेटल्स हैं वो इसके अंदर पिघल जाएंगी। तो ये था आपका एक्वारीजिया। देन आगे बढ़ते हैं, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल साल्ट्स। तो देखिए वीडियो आई थिंक काफी लंबा हो गया है, तो इसको हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच।